नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में पारित की गई नई नियोजन नीति या नई नियुक्ति नियमावली के बारे में। जी हाँ, पिछले कई वर्षों से इसको लेकर के मांग की जा रही थी कि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। इसको लेकर के 2016 में पूर्व के सरकार रघुवर जी की सरकार ने एक नियोजन नीति बनाई थी, जिसमें उन्होंने झारखंड को दो भागों में बांट दिया था, दो कैटेगरी में बांट दिया था। 13 ज़िलों को उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी कि रिजर्व कर दिया था, यानी कि 13 ज़िलों के जो अभ्यर्थी थे सिर्फ उसी ज़िले के ही जो निवासी है वहाँ के जॉब के लिए, नौकरी के लिए वही लाभ उठा सकते थे या आवेदन कर सकते थे। दूसरे ज़िलों के लिए वो छूट नहीं थी। वहीं बाकी 11 ज़िलों के वो अनारक्षित कर दिए थे, यानी कि इन 11 ज़िलों के नौकरियों के लिए कोई भी आवेदन दे सकता था। इसको लेकर के एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हो गया था और विपक्षी दलों ने उस वक्त इसको विरोध किया था और यह मामला कोर्ट में भी गया था। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले को डिफेंड करने के लिए हाई कोर्ट गई थी। फिर हाई कोर्ट में डिफेंड करने से वो हाई कोर्ट उनकी बात को नहीं मानी, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के वो इसके डिफेंड में गए थे, इसके बचाव में गए थे। फिर भी वही हेमंत सोरेन सरकार ने उस रघुवर जी की सरकार के जो नियोजन नीति थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया है और एक नई नियोजन नीति बना करके लाई है। दोस्तों इसको लेकर के अभी भी विपक्ष में भाजपा और आजसू में इसको लेकर के कड़ा विरोध जताया है, एतराज़ जताया है। आज हम उसी को चर्चा करेंगे कि यह क्या है। जिस पर दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 के चुनाव में जनादेश के लिए लोगों के पास गई थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने जो घोषणा पत्र था उस पर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अगर झारखंड में बनती है तो पहली ही कैबिनेट में वो यहाँ की स्थानीय नीति को बदलेंगे और स्थानीय नीति जो है 1932 जो खतियान है उसके आधार पर वो लागू करेंगे। हालांकि हेमंत सोरेन जी अपने 1932 का जो उनके नारा था या जो वादा था उसको भूल गए हैं और उसी को लेकर के भाजपा और आजसू ने उन पर तंज कसा है और उनको अपने वादे को याद दिलाया है। एक प्रकार से अगर हम कहें दोस्तों तो झारखंड के लोगों को 1932 जो लागू करने की बात कही थी और उसी पर भरोसा करके झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपी थी, लेकिन सत्ता सौंपने के बाद ही, सत्ता मिलने के बाद ही हेमंत सोरेन ने अपने वादे को भूल गया, या दूसरे भाषा में कहे तो अपने वादे को तिलांजलि दे दी और 1932 की जो खतियान संबंधी जो नियोजन नीति या स्थानीय नीति की जो बात थी आज तक उसकी कभी भी, चाहे पहली कैबिनेट हो चाहे वो कितनी बार ही कैबिनेट 1.5 साल में हो चुकी है, कभी भी इस बात पर उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की। और आज जब उन्होंने नई नियोजन नीति बनाई है उसमें भी 1932 को कहीं अता पता नहीं है, यानी कि उन्होंने यहाँ जो मैट्रिक पास अभ्यर्थी हैं उनको स्थानीय मानने के लिए उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी। यानी कि झारखंड सरकार के जो जेएससीसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, अगर जेएससीसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है उसमें मैट्रिक लेवल के परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे जो यहाँ से मैट्रिक यानी कि झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक पास किए होंगे, वही यहाँ पर के मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का जो जेएससीसी के एग्ज़ाम है उसमें ग्रेजुएशन लेवल में शामिल होने के लिए मैट्रिक और +2 यानी कि इंटर का एग्ज़ाम उसको पास करना यहाँ पर ज़रूरी है, तभी जा कर के वो ग्रेजुएशन लेवल के परीक्षा में शामिल हो सकता है। यहाँ तक दोस्तों ये तो सही था, लेकिन उन्होंने एक जो नीति बना दी जिसको लेकर के यहाँ के जो सदान वर्ग है, जो मूलवासी है, जिसमें विशेष करके आपके राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, लाला है या मुस्लिम समुदाय के जो लोग अनारक्षित है, जिनको आरक्षण नहीं दी जाती या नहीं मिलता है, उन लोगों में एक प्रकार से आक्रोश है या उनमें एक दुख व्याप्त है कि उन लोगों के लिए कहा गया है कि अगर जो भी व्यक्ति चाहे मूलवासी या जो भी है
अगर वे बाहर से मैट्रिक पास किए हैं, दूसरे राज्यों से मैट्रिक पास करके आए हैं, भले ही उनका यहाँ पर खतियान हो, लेकिन वो भी यहाँ के सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यही बात जो है यहाँ के मूलवासियों को खटक गया है या दुख लग गया है कि वो खतियानधारी है यहाँ के, वो यहाँ के हज़ारों साल 100 साल से रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, मैट्रिक बाहर से पास किए हैं, तो यहाँ के जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। इसको लेकर के एक विरोध हो रहा है और मुझे लगता है दोस्तों ये हेमंत सोरेन की एक भूल है कि हेमंत सोरेन ने ऐसी जो प्रावधान कर दिया है कि जो बच्चा भले वो झारखंडी है लेकिन अगर बाहर से मैट्रिक पास किया है तो वह यहाँ के नौकरियों के लिए एलिजिबल नहीं है। कहीं ना कहीं मूलवासियों के लिए, अनारक्षित मूलवासियों के लिए यह अन्याय है, उनके साथ एक प्रकार का धोखा है, छल है। आपने चुनाव जीतने से पहले उनका भी वोट लेकर के आया था। आज आपके दल में कई सदान हैं, मूलवासी हैं, जो ब्राह्मण भी है, राजपूत भी हैं, लाला भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जो अनारक्षित सीट से आते हैं। उन लोगों ने भी आपकी पार्टी को वोट किया था, उन लोगों ने भी आपकी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी की मेहनत किया था। और आज आपकी सत्ता में, आपकी पार्टी की सरकार में आने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ आपने अन्याय कर दिया है, धोखा कर दिया दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर इसको पूरी तरीके से स्टडी करें इस नई नियोजन नीति या नियुक्ति नियमावली को, तो कुछ हद तक सिर्फ 1-2 पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो ये झारखंड के हित में है, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के हित में कहीं ना कहीं यह जरूर है। क्योंकि जहां सरकार जानती थी इस चीज़ को कि अगर हम 1932 को खतियान को आधार बनाकर यहाँ के नियोजन नीति या स्थानीय नीति बनाएंगे तो यह अदालत में चुनौती दी जाएगी और अदालत इसे खारिज कर चुकेगी। अदालत इसे एक बार खारिज भी कर चुकी है। इसलिए स्थानीयता यानी खतियान के आधार पर नियोजन नीति या नियुक्ति नीति नहीं बनाई जा सकती थी। उसी को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पर गहन विचार विमर्श किया है और उन्होंने एक नई युक्ति लगाई है या नए नियम यहाँ पर लागू कर दिया है कि भाषा को जोड़ करके उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो स्थानीय नीति बनेगा वो भाषा के आधार पर बनेगा, यहाँ के रीति रिवाज और परंपरा से के आधार पर बनाया जाएगा और उसी आधार पर यहाँ के जो नियुक्ति नियमावली है उसको बनाया गया है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को यहाँ के जॉब प्राप्त करने में, यहाँ के मूल निवासियों के हकूक़ को जो मारते थे उसके लिए एक प्रकार के यह बैरियर का काम करेगा दोस्तों। उन्होंने 12 भाषाओं को, जो क्षेत्रीय भाषा है उनको यहाँ पर उन्होंने शामिल किया है। यानी कि इनमें से जो 3 प्रकार के जो यहाँ पर पत्र दिए गए हैं दोस्तों, उसमें पहला पत्र है आपके हिंदी या इंग्लिश। ये दोनों में से आपको 30-30 जो पहले 30% लाना पड़ता था, अब इसमें दोनों को मिला करके 30% लाना अनिवार्य किया गया है। यानी कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि हिंदी को खारिज कर दिया गया है, हिंदी को खारिज नहीं किया गया दोस्तों। हिंदी भाषा यहाँ पर है, प्रथम सब्जेक्ट के रूप में, प्रथम पत्र के रूप में आपके हिंदी और इंग्लिश ही है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। और चूंकि हिंदी और इंग्लिश में 15-15 ला करके 30% अगर लाते हैं आप, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, स्क्रीन टेस्ट में आप पास हो जाते हैं। लेकिन इस परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश में जो परीक्षा मार्क्स आते हैं, इन मार्क्स को आपको फाइनल जो रिजल्ट होगा उस पर ऐड नहीं किया जाएगा। वहीं पर नई नियुक्ति जो नियमावली है दोस्तों, उसमें दूसरे पत्र के रूप में स्थानीय भाषा को शामिल किया गया है, रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया गया है। उसमें 100 आपके क्वेश्चन होंगे और उसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसमें इन्होंने 12 भाषाओं को शामिल किया है, जिसमें से किसी एक भाषा को यहाँ का जो झारखंड का जो स्थानीय निवासी होगा वह अपने भाषा के रूप में उसको चुन सकता है। और इन भाषाओं में जो शामिल किया गया दोस्तों 12 भाषा, उनमें से है नागपुरी है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, संथाली है, पंचपरगड़िया है, कुड़माली है, खोरठा है, उर्दू है, बांग्ला है और खड़िया है। इन 12 भाषाओं को यहाँ के छात्र दूसरे पत्र में रीजनल लैंग्वेज के रूप में वो इसको चुन सकते हैं और इस भाषा में परीक्षा दे सकते हैं।
तीसरा जो सब्जेक्ट है जो पत्र है दोस्तों, उसमें जनरल नॉलेज होगा और जनरल नॉलेज में 150 क्वेश्चन होंगे और उसमें 450 मार्क्स दिए जाएंगे और 450 मार्क्स इस पर दिए जाएंगे दोस्तों। और जनरल नॉलेज में अभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया गया कि किन किन सब्जेक्ट्स में कहाँ से प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। जब इसका क्लियर होगा तो उसको लेकर मैं वीडियो जरूर आपके पास आऊँगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जो नई नियुक्ति आयोग बनाई गई है दोस्तों, उस पर नियोजन नीति जो है उसमें जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार का जो जनजातीय भाषा बनाया गया है, यानी कि राज्य स्तर का जो चुनाव जो एग्ज़ाम होगा जिसमें राज्य किसी भी जिला में उसका पोस्टिंग या उसका नौकरी वहाँ पर मिल सकती है, उसके आधार पर ये 12 भाषाओं को चयनित किया गया है। वहीं कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो जिला स्तर के होते हैं, चाहे आपके डीसी ऑफिस में काम करने के लिए, ब्लॉक में काम करने के लिए, या आपके शिक्षक जो जिला शिक्षक होते उसके लिए होते काम करने के लिए, या जिला पुलिस के लिए जो बहाली होती है उसके लिए अलग अलग भाषाओं को भी कैटेगरी बनाया गया है, जिला के अनुसार बनाया गया है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे जिला के अनुसार दोस्तों, तो रांची जिला में जो जनजातीय भाषा यानी कि जनजातीय भाषा जो राज्य स्तरीय भाषा दिया गया है उसमें कुड़ुख, खड़िया और मुंडारी को शामिल किया गया है, यानी कि द्वितीय भाषा के रूप में जो पत्र है, यहाँ पर द्वितीय पत्र है, उसमें आप इन्हीं तीनों में से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में, जिला स्तर के भाषा के रूप में जो दिया गया है उसमें नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है और बांग्ला को शामिल किया गया दोस्तों। वही अगर हम खूंटी जिला की बात करें तो खूंटी जिला में जनजातीय भाषा के रूप में कुड़ुख को है, खड़िया है, मुंडारी है। क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बांग्ला को शामिल किया गया खूंटी में भी। वहीं अगर हम सरायकेला की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर जो जनजातीय भाषा है वो हो है, भूमिज है, मुंडारी है और संथाली को शामिल किया गया है। वहीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में यानी कि जिला स्तर के नौकरियों के लिए जो भाषा चुनी गई है उसमें है पंचपरगनिया है, उड़िया है और बांग्ला है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें लातेहार में तो कुड़ुख है और असुर है जनजातीय भाषा के रूप में। क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, मगही, भोजपुरी है। पलामू में भी वही है, जनजातीय भाषा में कुड़ुख, असुर और क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, मगही, भोजपुरी, यानी कि लातेहार, पलामू और गढ़वा में एक ही प्रकार का है, यानी कि जनजातीय भाषा के रूप में कुड़ुख और असुर को शामिल किया गया है। तो वहीं क्षेत्रीय भाषा को भी नागपुरी, मगही और भोजपुरी को जिला स्तर में शामिल किया गया है। वही अगर हम बात करें दोस्तों, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, इन 5 जिलों में जो जनजातीय भाषा यानी कि राज्य स्तरीय के लिए जो भाषा है उसमें है संथाली है, मालतो है। तो वहीं अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें 6 जिलों में तो उसमें खोरठा, अंगिका और बांग्ला को शामिल किया गया है, यानी कि जिला स्तर का जो भाषा है उसमें से वहाँ के छात्र उसको चुन सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों हजारीबाग और रामगढ़ के लिए, तो जहां जनजातीय भाषा के रूप में वहां पर संथाली है, बिरहोर है और कुड़ुख को शामिल किया गया है। तो वहीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में जिला स्तरीय भाषा के लिए नागपुरी, कुरमाली और खोरठा को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें चतरा को तो जनजातीय भाषा के रूप में संथाली, कुड़ुख, मुंडारी है। तो वहीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी और खोरठा को शामिल किया गया है। पश्चिम सिंहभूम में हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुख वो जनजातीय भाषा है, तो नागपुरी को वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में। गुमला में कुड़ुख है, असुर है, खड़िया है, बिरहोर है, ये जनजातीय भाषा है, राज्य स्तरीय भाषा है। तो वही जिला स्तरीय भाषा के रूप में नागपुरी है। सिमडेगा में खड़िया है, मुंडारी है, कुड़ुख है, तो राज्य जिला स्तर के भाषा के रूप में नागपुरी को शामिल किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में अगर हम जनजातीय भाषा की बात करेंगे तो हो है, भूमिज है, मुंडारी है, संथाली है, कुड़ुख है। तो वहीं जिला स्तरीय भाषा के रूप में वहाँ पर कुरमाली को, बांग्ला को और उड़िया को शामिल किया गया दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कोडरमा की, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर, इन 5 जिलों में जो जनजातीय भाषा है यानी कि राज्य स्तरीय भाषा के रूप में जिसको शामिल किया गया है 12 भाषाओं में से, वो सिर्फ संथाली भाषा है। और वहीं जिला स्तरीय भाषा की अगर हम बात करें तो कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, आपका अंगिका है। इन भाषाओं को देवघर में अंगिका और खोरठा को शामिल किया गया है। तो गिरिडीह में कुरमाली और खोरठा है। तो धनबाद में नागपुरी, कुरमाली, खोरठा है। तो कोडरमा में कुरमाली और खोरठा है। जिला स्तरीय भाषा के रूप में इनको शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों अगर हम देखें तो आज झारखंड में जिस प्रकार से लोग यहाँ
इंडस्ट्री होने के कारण या अन्य प्रदेशों के से ज़्यादा डेवलप या यहाँ नौकरियाँ होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आए नौकरी करने के लिए, लेकिन नौकरी करने के बाद रिटायर होने के बाद वो वापस नहीं गए, वो यही बस गए और आज अपने आप को झारखंडी कहते हैं। और अगर वो अपने आप को झारखंडी कहते हैं जो 15-20 साल से रहते आए हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों उन लोगों को यहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, संस्कृति सबको स्वीकार कर लेनी होनी चाहिए थी। अगर वो यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को स्वीकार कर लिए हैं तो वहाँ के झारखंडी कहे जाएंगे और यहाँ के नौकरियों में वो हकदार होंगे। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ निवास करने के बावजूद भी आज तक वो अगर दूसरे राज्यों की भाषा का प्रयोग करते हैं जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं है, तो वैसे लोगों को झारखंडी नहीं माना जाएगा। इससे पहले भी दोस्तों नियोजन नीति को लेकर के जो बैठक हुई थी या जिस प्रकार से बातें आ रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर दोहरी नागरिकता रखते हैं, यानी कि जो लोग बिहार में हैं, बिहार से हैं, यूपी से है, बंगाल से है, उड़ीसा से हैं, उनका ज़मीन जायदाद, घर बारी सब कुछ बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, और आज 5-10 डिसमिल ज़मीन खरीद करके झारखंड में भी घर बना लिए हैं और आज ये दोनों राज्यों का ये डोमिसाइल का लाभ उठाते हैं। यानी कि जब बिहार में नौकरी निकलती है, बहाली निकालती है, तो वहाँ जाकर भी ये एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ के भी नौकरियों में हकदार बन जाते हैं। जब झारखंड में नौकरियाँ निकलती है तो झारखंड में भी ये हकदार बन जाते हैं। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर भी एक कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसकी बातचीत हालांकि होती थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इसको शामिल इस पर नहीं किया गया है। मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी को इस पर भी विचार करना चाहिए था। इस बिंदु को भी नई नियुक्ति नियमावली है उस पर शामिल किया जाना चाहिए था। साफ साफ नियम बनाना चाहिए था कि दोहरी नागरिकता झारखंड में नहीं चलेगी। यानी कि जिन लोगों का खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, घर बारी अगर दूसरे राज्यों में भी है और झारखंड में भी है, तो झारखंड के वो नागरिक नहीं माने जाएंगे, झारखंड के झारखंडी वो नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनका एक भाई झारखंड में है तो सारे परिवार बिहार में है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका एक भाई झारखंड में है, झारखंड के राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं और झारखंड की राजनीति करते हैं, वो यहाँ से विधायक एमपी भी बन जाते हैं। तो वही वहाँ उनके दूसरे भाई या चचेरे भाई आपके बिहार के या बंगाल में भी वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के एमपी एमएलए और पार्षद बन जाते हैं। वैसे लोगों को भी झारखंडी नहीं माना जाना चाहिए था। ऐसी बिंदु को भी इस पर लागू किया जाना चाहिए था। अगर हेमंत सोरेन जी इसको लागू करते तो मुझे लगता है इससे बेहतर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं हो सकती थी। दूसरी बात है, जो यहाँ के अनारक्षित जो वर्ग है, यानी कि राजपूत है, ब्राह्मण है, लाला है, भूमिहार है, मुस्लिम है, जिनको आरक्षण नहीं प्राप्त है, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं प्राप्त है, जैन है, बौद्धिस्ट है, जो झारखंडी है, झारखंडी परंपराओं को मानते हैं, रीति रिवाज को जानते हैं, वो यहाँ से 15 साल नहीं बल्कि यहाँ से 150 साल या 2000 सालों से रहते हैं। वो यहाँ के खतियानधारी हैं, लेकिन किसी विशेष कारण से या किसी मजबूरी से उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, उनको भी स्थानीय माना जाना चाहिए, झारखंडी माना चाहिए। झारखंड के नौकरी में जो नई नियोजन नीति बनाई है, वैसे लोगों को भी एलिजिबल माना जाना चाहिए था। हालांकि राज्य के वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने उन्हें कहा है, एक बयान देकर के, एक मीडिया में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उन लोगों को भी, जो लोग बाहर में पढ़ते हैं, उन लोगों को भी यहाँ नौकरी पाने का हकदार है। हालांकि इसको न्यूज़पेपर में नहीं छापा गया है, बहुत जल्द जो उसकी कॉपी है, जो ड्राफ्टिंग किया गया है, वो जल्द आएगा तो पता चलेगा कि उसको शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद ही इस पर कुछ बयान किया जा सकता है दोस्तों। हालांकि एक बात, भाजपा ने और आजसू ने भी इसका विरोध किया 1932 को लेकर के। वहीं भाजपा वालों ने हिंदी भाषा को लेकर के और अनारक्षित वर्ग के जो दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ते हैं, उनको लेकर के आपत्ति जताई है। प्रतुल शाहदेव जी जो भाजपा के प्रवक्ता, उनका कहना था कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और यहाँ जो द्वितीय पेपर के रूप में जो 12 भाषा है, उनमें से हिंदी को निकाल दिया गया है। उनको लेकर के उनको आपत्ति है। उन्होंने कहा था कि भोजपुरी और अंगिका को भी यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए था। यानी कि पूर्व सरकार रघुवर सरकार जी ने जो जनजातीय भाषा की जो उन्होंने घोषणा की थी, उसमें अंगिका, भोजपुरी और हिंदी को भी शामिल किया था। लेकिन हेमंत सोरेन इन 3
3 भाषाओं को निकाल दिया है। आज हेमंत सोरेन से मिल करके झारखंड के एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो 12 जनजातीय भाषा है उसमें भोजपुरी को और अंगिका को शामिल किया जाए और मगही को शामिल किया जाए, ताकि पलामू, गढ़वा, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज इन जैसे क्षेत्रों के लोग जो लाखों अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा से वो कहीं वंचित ना हो जाए। वहीं अंगिका भाषा को लेकर के दीपिका पांडे जी जो कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताया है। उन्होंने कहा है कि गोड्डा, दुमका क्षेत्रों में अंगिका भाषा बहुत लाखों लोग बोलते हैं, जानते हैं, अतः इस भाषा को भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि अगर 12वीं भाषा के रूप में हिंदी को शामिल कर लिया जाएगा तो फिर हिंदी भाषा को के रूप में बिहार के भी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के भी लोग शामिल हो जाएंगे और इस भाषा का लाभ उठा करके वो नौकरी में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। वही अगर हम बात करें भोजपुरी की बात करें तो बिहार के भी लोग शामिल हो जाएंगे, मगही की बात करेंगे तो बिहार, पटना के लोग इस पर शामिल हो जाएंगे और इसका लाभ उठा लेंगे। हालांकि दोस्तों अब जो नियोजन नीति बनी है, अब इसमें सरकार को यह भी करना चाहिए कि यहाँ की जो नौकरी है, हालांकि अगर हम ये केंद्र सरकार की नीति बंदी होती है, संविधान की धारा 30 के पार्ट 3 के तहत केंद्र सरकार जो है पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार से तीसरी और चौथी नौकरी सी और डी ग्रेड की नौकरी को 100% रिजर्व कर सकती है, झारखंड में भी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ वर्ग की श्रेणी की नौकरियों को यहाँ पर 100% यहाँ के स्थानीयों के लिए आरक्षित कर देना चाहिए, क्योंकि झारखंड भी 5वीं अनुसूची में आता है और यहाँ पूरे झारखंड के नौकरी को सी ग्रेड को डी ग्रेड की नौकरी को पूर्ण रूप से और यहाँ के स्थानीयों को घोषित कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले फिर प्रॉब्लम आ जाएगा कि स्थानीय कौन है। अभी जिस प्रकार से मैट्रिक के परीक्षा को कारण बना दिया गया है कि मैट्रिक जो भी पास कर जाएगा वो यहाँ का स्थानीय हो जाएगा, झारखंडी हो जाएगा, मुझे लगता है दोस्तों इसको समझने में हेमंत सोरेन जी को जो सलाहकार है, जो सलाह दिए हैं, उन लोगों में समझ नहीं आई है। हम सब जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चलते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जो 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक कक्षा चलाते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन जब ये मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर यहाँ के बच्चे परीक्षा कैसे देते हैं? यानी कि इनको 9th क्लास में जब बच्चे चले जाते हैं तो उन्हीं बच्चों को, ये 9th और 10th के बच्चों को लिस्ट लेकर के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में चले जाते हैं। कुछ वहाँ के प्रिंसिपल को पैसा खर्च करते हैं, कुछ दलालों को पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं छात्रों से और अपने यहाँ के बच्चों को वहाँ के छात्र ग्रुप में दिखा देते हैं और ये घोषित कर देते हैं कि ये बच्चे वहीं से पढ़ रहे होते हैं, जबकि ये बच्चे 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसी का लाभ उठाते बाहर के लोग, वो 2 साल के लिए यहाँ आते, किसी प्राइवेट स्कूल में जा करके 9 क्लास में रजिस्टर्ड करा लेते हैं, इनरोल करा लेते हैं और 9 क्लास में रजिस्टर कराने के बाद वही स्कूल वाला इसको किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से एनरोल करा देता है, उसको परीक्षा दिला देता है। जब वो परीक्षा देता है तो फिर वो मैट्रिक पास हो जाता है और मात्र 2 साल पहले आता है और वो यहाँ का झारखंडी कहलाने का हकदार हो जाता है। झारखंड सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यानी कि या तो आप यहाँ जितने भी जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल नहीं है उसको पूरी तरीके से आप बंद कर दे या सिर्फ उसको 5 क्लास तक ही चलाने का अनुमति दे। जब तक ऐसा कठोर नियम नहीं बनेगा, इसमें जो एक प्रकार का जो जमानत नाम की जो खिड़की बनी हुई है, इसका हमेशा लोग लाभ उठाते रहेंगे। और इसको देखा गया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ के लोग यहाँ आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का नियोजन नीति, जिसको लेकर के मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए थी और इस पर हालांकि बहुत सारा क्लियर अभी नहीं हुआ है, बहुत कुछ, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन का प्रति नहीं मिलता है उस पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं है। 1-2 दिन में ये आएगा तो उसको लेकर के फिर से मैं आप लोगों के पास आऊँगा। तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल में नए हैं दोस्तों आप, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जोहार।